इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 1 हरिहर काका भाग 5। इसमें हम देखेंगे जब हरिहर काका के भाई जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती लिखवा रहे हैं, तो हरिहर काका ने क्या कहा। हरिहर काका ने कहा कि तुम भी महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। उनके भाई ने कहा, लिखना तो तुम्हें है ही, मतलब तुम तो लिखोगे ही, चाहे रो कर हंसो, चाहे रो कर लिखो, चाहे हंस कर लिखो, किसी तरह तुमको तो लिखना ही है भैया। जाओगे कहाँ तुम। ये देखो किस तरह मारपीट कर रहे हैं। दो भाई पकड़ ले है सब, और एक पीट रहा है। जो पीट रहा है वही सबसे बड़ा भाई होगा, और जो पकड़ा है ये छोटा भाई होगा। समझो देखो कितना निर्दयी भावना है इस सब के बीच में। ऐसे लोगों से, ऐसा परिवार, ऐसा बिहेवियर तुम कभी भी जिंदगी में मत रखना, नहीं तो परिवार अशांति से जीने लगेगा। मतलब शांति परिवार में नहीं होगा। परिवार में शांति चाहते हो तो जिंदगी में एक अनोखा व्यवहार लाना जरूरी है। जिंदगी में एक ऐसा व्यवहार लाओ, ऐसा इंसान बनो कि तुमको लोग पूछे, तुमको गाली देने का काम लोग ना करे। हाँ, 100 लोग पूछेंगे तो 2 तो गाली देने वाले मिल ही जाएंगे, उससे टेंशन नहीं लेना चाहिए। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। बहुत पीटे। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। उनको बहुत जोर से पकड़ कर रखा था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। बचाव करने के बाद वो प्रहार करते थे, मारते थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे, और बीमार तो रहते ही थे, लेकिन हरिहर अकेले सबसे लड़ नहीं सकते थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। अब उन लोगों को पता ही नहीं था कि मुंह भी बंद करना चाहिए। अब जब चिल्लाने लगे तो ये लोग हल्दी हल्दी मुंह बंद करना चालू किए थे। उन्होंने तक्षण, मतलब थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं किया, उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया कि वो चिल्लाएंगे नहीं। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। गांव के सब लोग जान गए थे। टोला पड़ोस के लोग दलान में जुटने लगे थे। जितने भी आस पड़ोस के लोग थे दलान में आ गए। ठाकुरवाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक चली गई, और जो उनके यहाँ पर पक्षधर मतलब चापलूस लोग थे गांव में, तुरंत फोन करके बोल दिए, महंत जी ऐसा ऐसा बात है, ऐसा जो पीट रहा है उसको। तो महंत जी तो एकदम ठनके आदमी थे, तुरंत दिमाग उनका घुमा। तो क्या किए, तुरंत वहां से कहा गए, तुरंत ठाकुरवाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से जब खबर मिलता है, लेकिन वह उपस्थित हरिहर काका के परिवार, और देखो वहां पे उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इसमें दूसरों को क्या मतलब, ये लोग समझा देते। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई, मतलब वो फुर्ती और जल्दबाजी दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस के जीप के साथ आधम के, मतलब खुद आए और पुलिस को भी लेकर आए। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया, क्योंकि पुलिस आ गया। अब निजता खत्म हो जाती है जब पुलिस आता है। तो घर तलाशी शुरू हो गई। घर की तलाशी पूरी शुरू कर दी गई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरवाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। मतलब उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनकी हालत जो महंत पकड़ के पीटा था उससे भी ज्यादा खराब ये लोग कर दिया था। बद से बदतर कर दिया था उनकी हालात को। ये सब यहाँ पर नहीं बताए जाते हैं, लेकिन मैं अपनी कहानी बता रहा हूं तो बता सकता हूं। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद, बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, बहुत ज्यादा अत्याचार किया है, कि जबरन उनके कागजों पर, मतलब अनेक कागजों पर उनके अंगूठों के निशान लिए हैं। उन्हें खूब मारा पीटा है कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, जो
लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन हमारे भाई खुद मेरे को इतना पीटे हैं, कोई दुर्गति हमको नहीं छोड़े हैं कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। मतलब वह मुझे जान से मार देते। हरिहर काका ने पुलिस के सामने बयान दिया। इसके बाद उनके भाई रिश्तेदार सब गायब थे, पीट पाट कर सब भाग गया था सब चुट्टा। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर गए थे। और पिटाई होगी तो जख्म का घाव तो आता ही है, अलग बात है। चलो इससे मैं अपनी घर की एक कहानी बता देता हूँ। घर में कहानी बताता हूँ ना, अब भी घर का कहानी बताता हूँ। तो मेरे पापा 4 भाई, तो हमारे पापा आते हैं सबसे छोटे नंबर पर। उससे बड़े पर आते हैं, उनका नाम है नगेंद्र प्रसाद। अब बात आपको आज से 15 साल पहले की है, जब हम लोग 5 साल 3 साल, मतलब हम 3 साल के थे, मेरे भैया 5 साल के थे। उस समय बड़े पापा हमारे घर के मुखिया थे, वही सब खाना पीना जो भी खेती खलिहान होता था वही करते थे। तो हमारे जो चाचा लोग, उनको चाचा चाचा हम लोग बोलते थे, तो पहले चीनी मिल में काम करते थे। तो चीनी मिल बंद हो गया तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया, तो वो घर पे आ गए। सारा पैसा बड़े पापा खर्च कर दिया और बोले कि हम तुम्हारा जिंदगी भर देखभाल करेंगे। और यही हालात था कि हमारे चाचा जी जो थे, उन्होंने 3 नंबर, मेरे जो चाचा थे, वो बोले कि ठीक है, कोनो बात ना, करते हैं। तो उसके बाद से सब पैसा निकाल कर दे दिए, खर्चा कर दिया लोग। उसके बाद से उनके पास फुटी कौड़ी भी नहीं बची थी। उनकी जो जमीन थी उस पर खेती बाड़ी की जा रही थी। और हमारे भाई कौन कौन? चंदन भाई, चंदन भैया, संदीप भैया, रंजीत भैया, मुन्ना भैया, ये 4 जन। जब भी इन लोगों को गुस्सा आता था ना, तो ये बोलने जाते थे, मतलब नागेंद्र प्रसाद चाचा मेरे, तो उनको ये 4 भाई लोग पीटे हुए हैं। चंदन भाई, संदीप भाई, रंजीत भाई और मुन्ना भाई, ये चारों भाई पीट चुका है लोग। और इतना बुरी हालत पीटा था लोग कि आज सुनते हैं तो खून खौल उठता है। लेकिन आज उनकी औकात नहीं है कि हाथ उठा के दिखा दे। है कि हाथ उठा देंगे तो शाम तक उनका हाथ काट कर उनके हाथ में दे देंगे, इतना औकात रखते हैं आज। तो ये हमारी घर की कहानी, खुद की कहानी मैं बता रहा हूं ना। ये घर में ऐसी हालात थे। लेकिन उसके बाद जब घर में बंटवारा हुआ तो सारे हिस्सेदारी में बट गए लोग। तब मेरे पापा वहां के, मतलब घर के देख रेख करने लगे, तो साफ चेता दिए, आज के बाद अगर इनको कोई गाली देता है, चाहे कोई भी कुछ भी अपशब्द बोलता है, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। डायरेक्ट बोले कि हमरा से बुरा केहू ना हो, अगर किन्हू आज के बाद गड़िया दिलन। तो हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार में भोजपुरी चलता है, तो भोजपुरी में ही। तो आज तक किसी की औकात नहीं हुई कि ऊंचे आवाज में गाली देकर बतिया ले लोग। चाहे भाइयों को औकात नहीं है कि उंगली उठा दे लोग, कहे कि जिस दिन उंगली उठाएगा लोग, उस दिन उंगली उन लोगों का कट जाएगा। तो ऐसे आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए। समझो कि आपके घर में कोई गलत कर रहा है, तो आप गलत मत करो, उस गलत का विरोध करो। और उस गलत करने वालों को सजा दिलवाने के लिए आप हमेशा उसके साथ रहो जिस पर यह अत्याचार किया जा रहा है। तो पता नहीं ये हरिहर काका के भाई के जो बेटे थे, भतीजे थे, वो कैसे मान जाते थे ये सब कुकर्म करने के लिए। पैसा कोई मायने नहीं रखता है, रिश्ते मायने रखते हैं। पैसा तो आते जाते रहेगा, लेकिन जो रिश्ते दिल से बंधा हो उसको जरूर सहेज कर रखना चाहिए। पैसा छोड़ो यार, आज तो हम रामायण पढ़े उसमें भी पैसा का जिक्र नहीं है, महाभारत पढ़े उसमें भी पैसा का जिक्र नहीं है। जो पैसा किया वो मरा, दुर्योधन पैसा किया मरा, कंस पैसा किया मरा, रावण पैसा किया मरा, बाली पैसा किया खत्म, विनाश। तो इससे कुछ सीखो यार, जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा पग पग पर सीखने को है, सीखते रहो। लेकिन ये समझो कि सही क्या है और गलत क्या है। गलत जब हो रहा है, शायद उसमें आपके परिवार के ही काहे नहीं हो, आप उसका विरोध करो, चाहे छोटी चुकी हो चाहे बड़ी चुकी हो गए हो, लेकिन विरोध करने से पीछे मत हटना। अब देखो, वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे, क्योंकि पिटाई होगा तो भाई कब्बे करेंगे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए
और पिटाई ज्यादा हो गई थी और गिर कर बेहोश हो गए थे। ऐसे ही मेरे चाचा भी बेहोश हो जाते थे, इतना पीट दिया था लोग की। लेकिन उसके हमारे पापा जी को पता नहीं था ना, उस समय छपरा रहते थे हम लोग, तो पता नहीं था। जब पता चला तो उसी समय ट्रेन पकड़ कर घर पे आए, पूरा पंचायती हुआ। पंचायती के बाद इन सब लोगों को समझा दिया गया कि ज्यादा जवानी के जोश चढ़ल है तो उड़ो सब मत, नहीं तो सब जवानी ठंडा जाएगा अभी है। वैसे करके उन लोगों को घर से भगा दिया गया कुछ दिन के लिए, भागो यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्योंकि यार बड़ा कुछ बताता है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के बताता होगा ना, इसी तरह तो फालतू में बताता नहीं है। अचानक गिरकर बेहोश हो गए, मुंह पर पानी छिटक कर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए। पुलिस जब आया, भाई भतीजा भाग गया। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। कितने? रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। और जो रिश्ते के शेष लोग थे उनके साथ जो पीटा पीटी मारा पीटी कर रहे थे, वो अलग भी भाग गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। हरिहर काका के साथ जो घटना हुआ था यह अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे थे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेगा, तब ठाकुरवाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। इसलिए उन्होंने 4 राइफलधारी वहां पर बैठा दिए पुलिस जवान को। और यही चिंता महंत जी को भी था कि अकेले पाकर हरिहर जब अकेला रहेगा, असुरक्षित रहेगा, तो उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। किस लिए? जमीन लिखवाने के लिए। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेफ्त्या में रहकर, अब देखो कैची में रहकर, नेफ्त्या में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा दी। और पीछे से रहकर भी वो लोग पैरवी लगा दिया कि हाँ ठीक है, दे दो, सुरक्षा दे दो, पैसा हम देंगे ना। और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई और सुरक्षा उनको दिया गया। यहाँ उनकी सहायता का ही परिणाम है, मतलब यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए थे। कहीं जाते तो साथ जाते, आते तो साथ आते, घर के बाहर बैठे रहते। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे थे। मतलब यहाँ तक देखो कि हरिहर काका पुलिस के संरक्षण में रह रहे थे, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरवाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही थी। वास्तविक देखा जाए तो महंत और उनके भाई दोनों ही उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, पैसे दे देकर। ठाकुरवाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। मतलब वो महंत वाले, चाहे उनके भाई, चाहे गांव के कोई भी जोर जबरदस्ती हरिहर काका के साथ न कर पाए। इसमें सब लगे हुए थे। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। अब देखो, साथ ही अब उनको बहुत ज्यादा उनको बंधन में डाला जाता था। मोह व्यवहार में, मधुर व्यवहार में, सद्भाव उनके साथ दिखाकर सब लोग फिर चाहते थे कि अपने ओर खींच ले। भाइयों की भी कोशिश थी और महंत की भी कोशिश थी कि अपने तरफ ले ले। गांव में एक नेताजी हैं, वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न ही खेती गृहस्थी करते हैं, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। अगर नेता सबका काम है मौज उड़ाना, तो नेताजी लोगों का काम ही है 3-13-24 करना। तो राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ वहां पर उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर काका आपकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाएगा। नेताजी बोलते हैं, हरिहर तुम्हारे नाम से हरिहर
उच्च विद्यालय तुम्हारे स्कूल में, मतलब तुम्हारे जमीन में स्कूल खोले जाएंगे, मतलब जहां पर 10वीं तक पढ़ाई होगी। इसमें उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और आपके जमीन का सही उपयोग वहां पर हो जाएगा, क्योंकि 15 बीघा में बाउंड्री हो जाए, स्कूल खुल जाए तो बड़ा सा फील्ड हो जाएगा, जमीन हो जाएगा। राम राम जय के रहिए, राम सजाइए, पूरा लोग नाम लेगा। उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर वहां से लौट गए। भागना ही था, जाएंगे कहाँ। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र है हरिहर काका। गांव के हर लोग हरिहर काका, हरिहर काका, हरिहर काका कैले हैं। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा, हर जगह उनकी बातें। उनकी घटना की तरह, मतलब देखो किस तरह आग लगता है तो फैल जाता है, तो उसी तरह उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं थी। हरिहर काका के घटना के सिवाय दूसरा चर्चा करने वाला घटना ही किसी के पास नहीं था। जैसे में देख लो, अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में कोरोना बीमारी के अलावा बाकी लोग कोई बीमारी देखा, किसी को टीबी, मलेरिया, टाइफाइड जो भी था नहीं था, केवल कोरोना। ना किसी को बीपी हुआ, ना शुगर हुआ, ना हार्ट अटैक हुआ, ना यार एक खांसी सर्दी कुछ हुक्मे नहीं किया। तो देखो क्या यहाँ पर कहाँ कहाँ चल रहा है। तो इससे समझना चाहिए ना हम लोगों को कि जो चीज लेटेस्ट चलता है वही को हम नजर देते हैं। अभी एक एसएससी क्या नाम था, ज्योति मौर्य की कहानी जब थी तो वो भी एकदम प्रचलित पर चल रही थी कि हाँ भैया ट्रेंडिंग है। बाबा बागेश्वर धाम उनका भी ट्रेंडिंग था भैया, मोदी जी भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अभी। तो ये लोग ट्रेंड में है तो ट्रेंड में चल रहा है। अब ट्रेंड मत समझ ला, ट्रेंड मतलब चलित में चल रहा है, पूरा इनका बात अभी हवा में चल रहा है, प्रचलित है ये लोग। तो वैसे ही इनका भी चर्चा खूब हो रहा था। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। गांव में छोटी बड़ी घटना होती है, लेकिन काका के घटना के स्थान पे उनका वास्ता लिया जाए तो उनके जितना बड़ा घटना बाकी कोई था ही नहीं। गांव में जहां कहीं भी और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है, तो फिर काका कोई अंत नहीं, फिर उसका कोई अंत नहीं। एक बार छिड़ गई तो बात लंबी चलेगी, ये माना जाता था। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, बहुत ज्यादा बात बनाते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जबरदस्ती हथियार दिखाकर मारपीट करके सिग्नेचर जबरदस्ती लिए हैं, हमसे हस्ताक्षर करवा लिए हैं। हस्ताक्षर क्या, उनको अंगूठा लगवा लिए हैं। दोनों ओर के लोग ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। क्या लिए हैं? अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद, ये जो स्थिति था, उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा, ये भी लोग सोच रहे थे कि वो मर गए तो उनका सारा जमीन जायदाद क्या होगा। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती थी उत्तराधिकारी के कानून पर। जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता था, जो नहीं पता था वह भी बता देता था, थोड़ा तेल मसाला लगाकर। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती थी। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि हाई होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कि उत्तराधिकार ठाकुरवाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि भाई भाई परिवार में मिल जाता। ठाकुरवाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल गई। जिस तरह बिजली एक बार स्विच ऑन करते हो चट से न बॉल जलता है कि नहीं जलता है, वैसे ही जिस तरह साधु बोले, संत बोले, महंत बोले, चाहे
हरिहर काका के भाई, तुरंत ये बात गांव में फैल जाती थी आग के जैसे, एकदम तुरंत। खबर झूठी है कि सच्ची, खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान देता ही नहीं। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मसाले और चटका कर लगाकर आगे बढ़ा देता। चलो भाई ऐसा बात है, हम बोले हैं 5 रुपया का सेव मिल रहा है, ठीक है, तो किसी को बोलेंगे तो वो बोलेगा 5 रुपए का 2 सेव मिल रहा है, फिर बोलेगा 5 रुपए का 3 सेव मिल रहा है, फिर बोलेगा कौन 5 रुपए का आधा किलो सेव मिल रहा है। तो ऐसा ही बात खबर फैलते जाती है और तेल मसाला लगाकर बोलते जाते हैं लोग। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उनको हरिहर काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती, सारा मामला झमला ही खत्म हो जाता। ये सोच रहे थे कि अंगूठा का निशान तो ले ही लिए थे, जान से मार देते, काम खत्म। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेगा तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरवाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। अगर जब हरिहर मर गए तो उनको अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरवाड़ी के साधु संत, महंत और भाइयों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। देखो, इंसान मरा नहीं, लोग आग देने के लिए सोच लिए हैं। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी, मतलब उनकी लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए खून की नदी बहेगी, उसी में डुबुक कर लोग नहाने जाएंगे, फिर जाकर लाश का अंतिम संस्कार करेंगे। ये हो भी सकता है भैया। 15 बीघा जमीन था, 2 लाख से ऊपर की जमीन थी उस समय का। 2 लाख आज 2 करोड़ के ऊपर की बात हो गई। 2 करोड़ को तो मैं 20 करोड़ के ऊपर की बात हो गई, क्योंकि ये सब वो ठाकुरवाड़ी के करीब का था। तो ठाकुरवाड़ी के करीब में आज अच्छा रोड बन गया है, तो ठाकुरवाड़ी तो आज बहुत प्रसिद्ध और महंगा इलाका हो गया है। तो वहां की 1 बीघा जमीन, 1 कट्ठा जमीन करीबन 15 से 20 लाख का बिक रहा है। तो 1 बीघा तो करीब आपको चल जाएगा कितना, 1.5 से 2 करोड़, तो इसी तरह हो गया। ये 15 तो 15 दूना 30 करोड़ की जमीन वो हो जाएगी, और टैक्स वगैरह लेकर चला जाए तो 35 करोड़ 40 करोड़ तक जाएगा। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी कब्जा करने के लिए भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो मर जाएंगे तो उनको कब्जा में लेने के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। इंसान मरा नहीं, लेकिन लोग तैयार हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुट्टन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। जो भाई है उनके, बुट्टन सिंह से हाथ मिला लिया है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुट्टन लेगा और दखल करा देगा। अब देखो, 5 बीघा लेगा और बाकी दखल करवा देगा कि भैया आप 10 बीघा ले लो, काम खत्म। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुट्टन ने निपटाए हैं। 2-3 मामले, पूरा 1-2 नहीं, 2-3। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती थी। पूरे गांव में, पूरे इलाके में उसका नाम का डंका बजता था। जब लोग सुनते थे बुट्टन सिंह, डाकू बुट्टन सिंह, लोगों के पैर पेशा हो जाते थे। इतना ताकतवर था वो, इतना खुखार था। जो कमजोर थे, मजबूत वालों को थोड़े बोल रहा हूँ, मजबूत वाले तो है, मक्खी जिस तरह छटक देते हैं उस तरह डाकू को छटक देंगे। जैसे में गांधी जी हिंदुस्तान में रहकर ब्रिटेन के राजा को छटक दिए, भाग यहां से। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया था कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागा साधुओं को वह बुलाएंगे यहाँ पे मारपीट करने के लिए। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया था, गांव का ढका हुआ था। तो गांव का आकाश एक भय और एक रहस्यात्मक तरीके से ढका हुआ था। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा था। क्यों? क्योंकि दिन था कि वो मरे तो दोनों पक्ष लड़ेगा, जिसमें गांव वालों को भी हानि होगी,
सबके मन में यह बात थी कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आया नहीं है, एक ना एक दिन तो मरना ही है, उसको मरेगा ही। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं है, यह एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा अगर ऐसा होता है तो। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी है कि देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। राम मिलैया जोड़ी एगो वानर एगो कोड़ी, ऐसा एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठला कर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। एक ऐसी प्रतीक्षा थी कि उसको हम लोग झुठला भी नहीं सकते थे, उसका आना तय था। आया कि नहीं आया जानते हैं। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे थे। एक नौकर रख लिया था, वही उन्हें बनाता खिलाता और उनके हिस्से की जमीन पर जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहे तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे और मौज की जिंदगी बिताए भी थे। लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए थे। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कुछ जवाब नहीं। कुछ भी आप पूछो कुछ भी कहो, जवाब कुछ नहीं देते थे। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते थे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। सारे गांव के लोग उनके बारे में ही बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए भी कोई बात नहीं है। कहते तो क्या कहते यार, महंत ने इतना अत्याचार किया, जिन पर भरोसा था अपने भाई भी इतने अत्याचार कर गए, तो किन पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसे लोगों का मनोबल टूट जाता है ना, जब रिश्तेदार भी धोखा दे देते हैं और जो साथ दे रहा है वो भी धोखा दे देते हैं, भगवान भी धोखा दे देता है। तो यही होता है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे थे, क्योंकि हरिहर काका के जमीन से जितना भी पैसा आता था वो सब से वो लोग को पैसा दिया जाता था। जिसका धन वह रहे उपास, मतलब जिसका धन था वो रहे उपास, खाने वाले करे बिलास। यहाँ पर लिखा है जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे बिलास। मतलब जो जिसका धन था वो किसी तरह रहे, उससे मतलब नहीं है, और खाने वाले एकदम ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे थे। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जन, नौकर और पुलिस वाले ने उसका भोग लगा रहे थे। मतलब जो आज तक नहीं खाया था उसका भी भोग लगा रहे हैं और मौज की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हरिहर काका की मृत्यु की कहानी इसमें नहीं बताई गई है। तो चलिए प्रश्न बता देता हूं। 10 प्रश्न है जिसमें से आपको 10 का उत्तर देना है। 1 नंबर, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। संबंध है गांव के पटीदार थे और बचपन में दोनों दोस्त थे। याद आया कि नहीं आया ऊपर की कहानी। 2 नंबर, हरिहर काका को महंत और अपने भाइयों के भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगते थे। मतलब हरिहर काका महंत और अपने भाइयों को एक ही श्रेणी में क्यों रखते थे, क्योंकि दोनों ने अंगूठा जमीन लिखवाने के लिए जोर जबरदस्ती किया। ठाकुरवाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। कैसे लोग भाव इतना ज्यादा आदर करते थे ठाकुरवाड़ी का, इसके बारे में बताओ, ऊपर मैंने बताया है। 5 नंबर, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे। उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। महंत के लोग जो थे कैसा बर्ताव किया था और कौन लोग थे ये बताना है। 10 नंबर, बाकी सब छोड़ो। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती, अपने शब्दों में लिखना है इसको। अगर हरिहर काका के गांव में मीडिया उस समय आ जाते तो क्या स्थिति होती ये आपको बताना है। क्योंकि कहानी बहुत पुरानी है इसलिए ज्यादा मोल मलाव यहाँ पर नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है। तो यही कारण था और यहाँ पर अपना ये पाठ खत्म होता है। इसमें कोई शब्दार्थ नहीं है, जो शब्दार्थ है पाठ के नीचे आपको दिखने को मिल जाएगा, आप उसको पढ़कर समझ सकते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे सपनों कैसे दिन। सपनों के जैसे दिन कैसे है, लेकिन उसको जैसे बोलेंगे, जैसे दिन। जो लिखने वाले हैं गुरुदयाल सिंह,
इसके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ते हैं मतलब अगले अध्याय में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा। इंद्रजीत स्टडी की पूरी टीम आपके कमेंट के इंतजार बहुत ध्यान से करती है, बहुत आराम से करती है इंतजार, और जवाब भी आपको 24 घंटे के अंदर में दे दिया जाता है। धन्यवाद।